क्या 12 लाख में टाटा पंच ईवी लेनी चाहिए या टाटा टियागो ईवी? टाटा टियागो ईवी लॉन्ग रेंज की रियल टाइम रेंज कितनी है अगर हम शहर और हाईवे दोनों पे चलाएं? घर में गाड़ी चार्ज करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं और बाहर अगर डीसी चार्जर से चार्ज करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं? क्या 11-12 लाख के अंदर अंदर टियागो ईवी वैल्यू फॉर मनी है? क्या पेट्रोल एएमटी के कंपैरिजन में टाटा टियागो ईवी वैल्यू फॉर मनी है? ऐसी कौन सी कमियां हैं जो टाटा टियागो को 11 लाख में थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाती हैं? ईवीज अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, तो क्या एंट्री लेवल टाटा टियागो भी उस पैरामीटर पे खरी उतरती है? तो ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर के आसपास ये टाटा टियागो ईवी मैं चला चुका हूँ। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं अपनी टाटा टियागो ईवी में। अपनी नहीं, टाटा मोटर्स की है, टाटा ने दी है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस और डिक्टेशन। आई एम फ्री टू गिव माई ओपिनियन। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था कि टाटा पंच ली जाए ईवी के टाटा टियागो ईवी ली जाए। देखिए, इसका जवाब मैं भी खुद नहीं अपने लिए ढूंढ पा रहा, बिकॉज जैसे जैसे बजट आप बढ़ाते जाते हो ऑप्शन इतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती हैं पंच में कि फिर टाटा टियागो थोड़ी सी पिछड़ती है। बट टाटा टियागो में अगर 6 एयरबैग्स इसी वक्त आप दे दें तो 8 लाख से शुरू होके 11.5 लाख तक जो एक्स शोरूम प्राइस है, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब अगर डिस्काउंट्स आपको मिल जाएं तो बहुत ही स्मार्टली टाटा ने इसको बनाया है। एंड अगर आपको एज अ सेकेंडरी गाड़ी चाहिए शहर के लिए सिर्फ, क्योंकि पंच ईवी में फिर 35 kWh वाली बैटरी पैक भी जो है वो मिल जाता है, जिसमें वो एक प्राइमरी कार की ऑप्शन भी आपके पास ओपन हो जाती है। एज अ सेकेंडरी कार बहुत स्मार्टली टाटा ने इसको बनाया है। येस, 2 एयरबैग्स इज़ अ मिस। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज जब मैं देख रहा हूँ अभी सभी कार्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो रहे हैं, तो 2025 में ये एक बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट स्टिल शहर में अगर आपने चलानी है तो दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी ओवर टाटा पंच स्मार्ट वेरिएंट पर्टिकुलरली, जिसमें बैटरी पैक 25 kWh का है और इसमें 24 kWh का है। बट स्मार्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में अगर आपने उतने पैसे खर्चने हैं 12 लाख के आसपास, तो इसमें फिर जो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जिसमें बड़ी स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ जो आती है, एप्पल कारप्ले जैसे अभी मेरा कनेक्टेड है, और कैमरा की क्लैरिटी जैसे इसमें अच्छी है, राइट। इसके अलावा प्रैक्टिकल फीचर्स, इसमें रियर वॉशर वाइपर आपको जो है वो मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, चाबी के साथ आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर दरवाजे पे है राइट साइड के ड्राइवर साइड में। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मुझे पर्सनली ये ग्लव बॉक्स जो है वो एयर कूल्ड है, साइड इंडिकेटर्स हैं मिरर में, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ये मिलेंगे ORVMs, और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो LED हेडलैम्प्स। तो एक अच्छा पैकेज ओवरऑल जो है वो टियागो बन जाता है विद फीचर्स एंड 24 kWh बैटरी। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स हैं जिसमें टियागो ईवी का एज है ओवर पंच स्मार्ट वेरिएंट, जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स आपको मिलते हैं और हो सकता है आपको वो फील ना आए। बट येस, उसका प्लेटफॉर्म, उसका आर्किटेक्चर बॉर्न ईवी है, तो वो एडवांटेज डायनामिक्स में पंच ईवी के साथ रहेगी। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। अगर देखिए मेरी वाइफ, जैसे हम अगर गाड़ी लेंगे तो मेरी वाइफ ने भी चलाना होगा, तो शायद कुछ फीचर्स में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और खास करके जैसे चाबी से लॉक अनलॉक एंड रियर वॉशर वाइपर, तो ये ऐसे फीचर्स को मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। एंड पर्सनली मुझे इसके लुक्स भी जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज कम्पेयर टू पंच, एंड दैट टू फ्रॉम डे वन। तो यस, पंच हैज़ अ स्लाइट एज विद 6 एयरबैग्स, और थोड़े ज़्यादा पैसे अगर आप खर्चते हो, ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो एडवेंचर या एम्पावर्ड, फिर डेफिनेटली पंच ईवी जो है वो टियागो से बेहतर है। बट अपने प्राइस में टियागो भी काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी है, अगर मुझे थोड़ा सा स्वीट सा डिस्काउंट मिल जाए। व्यूअर्स, अगला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसकी रियल टाइम रेंज क्या है, बिकॉज कंपनी तो आई बिलीव 300 किलोमीटर के ऊपर जो है वो क्लेम करती है। तो बैटरी इसमें देखिए 2 पैक आते हैं, एक 19 के आसपास है kWh और दूसरा है 24 kWh kWh। जो मैं चला रहा हूँ ये लॉन्ग रेंज इसको बोला जाता है टियागो के द्वारा, और ये टॉप वेरिएंट XZLUX करके है वेरिएंट कुछ ये। एंड देखिए, मैंने इसको आई बिलीव 3 बार अभी चार्ज कर दिया है, क्योंकि जैसे मेरी बैटरी 20% से नीचे जाती है तो मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। इससे मैं वो रिस्क नहीं लेता कि 20% से नीचे भी मैं चलाता रहूँ, बिकॉज परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप होती है। रेड लाइन आप नहीं कर पाते, इसमें भी रेड लाइन होता है स्पोर्ट्स मोड में, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते। तो 20% में मैं चार्ज करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, तीनों बार ही मुझे, कॉल इट कोइंसिडेंस, तीनों बार ही मुझे 155 to 160 किलोमीटर्स जो रेंज है वो मिली है 75% बैटरी की खपत के बाद, कंजम्पशन के बाद 75% के आसपास वो एक अभी जा रही है पंच ईवी। इट लुक्स नाइस, फ्रंट से काफ़ी सुंदर लगती है, यस, एज कम्पेयर टू आइस।
तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही 20% से नीचे जाती है बैटरी, तो 25% के आसपास जब बैटरी रहती है तो मैं इसको चार्ज करता हूँ गाड़ी को, तो इसमें मुझे मिली है 160 किलोमीटर के आसपास रेंज। और अभी भी जैसे मैं निकाल रहा हूँ, अभी 35% है बैटरी, तो 10% मैं चाहता हूँ और ड्रॉप हो जाए। और मैं कितनी चला चुका हूँ इसमें, 137 किलोमीटर के आसपास, जिसका मतलब हुआ 65% में मैं 137 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। और ये शहर में मैं 1 रीजन करके रखता हूँ इसको, 2 में थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा, इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। तो ये आप मान के चलिए कि 1% में ये 2 किलोमीटर के आसपास चलती है। और समझदारी इसी में ही है कि जितना ज़्यादा आप इसको कंजम्पशन इसकी करेंगे उतना अच्छा है आपके बैटरी लाइफ के लिए। क्योंकि मैंने गिकी रंजीत सर की वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि साइकिल्स को आपने बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि 60% बैटरी है और ऐसी चार्जिंग पे लगा दी गाड़ी। तो होने दीजिए ड्रॉप इसको 20-25% तक और फिर चार्ज कीजिए 100% तक। और स्लो चार्जिंग जैसे घर में हम करते हैं 3.3 kW चार्जर के साथ, तो उससे बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है। इवन दैट 7.2 फास्ट चार्जर एट होम, उससे भी बैटरी ठीक रहती है। बट डीसी चार्जर्स जब हम बाहर यूज़ करते हैं तो बैटरी की हेल्थ थोड़ा बहुत उसको लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ता है। तो डीसी चार्जर को आप एज अ सेकेंडरी चार्जिंग ऑप्शन ही देखिए कि हाँ जी, आप बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं और आपको रास्ते में चार्जिंग की ज़रूरत पड़ गई। जैसे अभी मैं सपोज़ कीजिए जलंधर जाऊँ 70 किलोमीटर्स तक, 70-80 किलोमीटर्स तक, और जलंधर में वहाँ पे मैं डीसी चार्जर के साथ चार्ज कर लूँ और मेरा वहाँ से फिर पूरी चार्ज करके मैं आना जाना अपना कर लूँ। तो वैसा कुछ यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो रियल टाइम रेंज पूरी चार्ज में आप मान के चलिए कि 180-200 अगर नॉर्मल आपका ड्राइविंग स्टाइल है। बट ऑब्वियसली ये जो चार्जिंग मैं आपको बता रहा हूँ जितनी कंजम्पशन हुई है ये विद एसी हुई है। अभी भी टेम्परेचर मेरा कितना है, 21 के आसपास, तो 21-22 के आसपास मैं रखता हूँ। इसमें देखिए इस प्रकार से आपको जो रेंज है वो मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव दिस एज अ सेकेंडरी कार। और रोज़ की अगर आपकी चलाई 30-35 किलोमीटर है एज अ सेकेंडरी कार भी, क्योंकि शहर में तो फिर ये प्राइमरी हो जाएगी, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी ऑन योर पॉकेट। व्यूअर्स, अगला है कंपैरिजन विद टियागो AMT। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नहीं लोग सीधा कह देते हैं हम 5 लाख ज़्यादा क्यों खर्चें टियागो EV पे जब टियागो 6-7 लाख में आती है। बहुत स्मार्टली ये कंपैरिजन बना दिया जाता है कि टियागो 7 लाख की है और EV 12 लाख की है। सो बेसिकली यू आर कंपेयरिंग EV's टॉप वेरिएंट विद टियागो बेस वेरिएंट या उससे एक वेरिएंट ऊपर, विच इज़ नॉट अ गुड वे टू कंपेयर। देखिए EVs क्या है, EVs ऑटोमेटिक गाड़ी है। EV में कोई मैं गियर नहीं डाल रहा है, आई एम जस्ट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर एंड कार इज जस्ट पुलिंग ऑफ। देखिए टियागो पेट्रोल का जो AMT वेरिएंट है वो 8.5 लाख के ऊपर चला जाता है ऑन रोड लुधियाना में, और 8 लाख के आसपास ही शुरू हो जाती है मिड रेंज वाली टियागो EV। तो पहली बात तो ये चीज़ भी इट्स अ काइंड ऑफ पैरिटी। और EV में अगर आप लॉन्ग रेंज मैंने ले भी ली, सपोज कीजिए 11 लाख में मैंने ऑन रोड ले ली, 2.5 लाख ज़्यादा खर्च के टियागो EV, तो उसमें जो फिर मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है वो ये देखिए आप, ये देखिए 50, 60, 70, सी हियर द वाइन, 80, 90 ऐसे पिकअप AMT गियर बॉक्स में, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि कोई टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, DCT नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस EV जैसी आपको सिर्फ टर्बो इंजन वो 1500 सीसी एंड दैट टू विद अ DSG या डुअल क्लच ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ ही पॉसिबल है, राइट। ये चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि टर्बो इंजन कार चलाने के बाद मैं नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं चला सकता, बट EV डेफिनेटली मैं चला सकता हूँ और बहुत खुशी से चला सकता हूँ। आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं कोई ड्राइव क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में T-Roc के बाद मेरा कोई डाउनग्रेड है। बहुत ही यार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये सिर्फ आप चला के देखेंगे, जो चला चुके हैं वो उनको तो ये सुन के ठीक लग रहा होगा, जो नहीं चलाई जिन्होंने, घर बैठ के आप प्लीज़ ऐसी कंपैरिजन मत ड्रॉ कीजिए। यू जस्ट ट्राई टू थिंक इन दिस वे कि अगर टियागो आइस में, पेट्रोल वाली में, मैं आपको GDI इंजन दे दूँ 4 सिलेंडर 1.2 जो पोलो में आता था टर्बोचार्ज TSI, उसके साथ DSG गियर बॉक्स दे दूँ, तो वो गाड़ी थी ना 12 लाख की उस टाइम पे, देखिए कितने साल पहले। तो EV में फिर परफॉर्मेंस भी तो वो मैच हो रही है ना। अगर आप ये काउंटर नैरेटिव ले आओगे कि हमें वो फील नहीं आ रही आइस वाली, तो वो तो आपके फिर दिमाग की उपज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली A to B जाना है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, वो EVs आपको दे रही हैं। येस, इट कम्स एट अ कॉस्ट, कि जैसे अभी पेट्रोल पंप आ गया, मैं यहाँ से पेट्रोल नहीं भरवा सकता, आई नीड टू फाइंड अ चार्जर और आई नीड टू गो बैक होम एंड गेट माई कार चार्ज्ड।
दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यू कैन कंप्लेन अबाउट दैट, दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन, उस पर बात हो सकती है. बट AMT को प्लीज़ आप EV से कंपेयर मत कीजिए. दीज आर वेरी ईजी एंड वेरी नाइस टू ड्राइव कार्स. तो 11 लाख में येस, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी इफ़ इट सूट्स योर नीड्स. और अगर आप 1.5-2 लाख ज़्यादा खर्च भी रहे हो तो आई एम नॉट श्योर कि जो आइस टॉप वेरिएंट है उसमें कौन से फीचर्स आ रहे हैं, बट ये फीचर लोडेड है कार. तो इवेंचुअली 2025 में 10-11 लाख आप खर्च के आपको ऐसे फीचर्स मिल जाएं. हिल असिस्ट भी है इसमें, हिल स्टार्ट असिस्ट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है. मैं ट्राई कर चुका हूँ इसमें रैम्प्स में, डिफरेंट ओवर ब्रिजेस पे भी. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर टू हैव. जो लॉन्ग वेरिएंट का दूसरा वेरिएंट है थोड़ा नीचे वाला, जिसमें आप पैसे बचा सकते हो, उसमें बहुत स्मार्टली टाटा ने कुछ फीचर्स ले लिए हैं और फिर तुरंत वो थोड़ा सा जिसको फीचर्स समझ में आते हैं सेफ्टी के, उनको वो फॉर वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा. जैसे एज़ कम्पेयर टू दिस पंच EV में ब्रेक असिस्ट है. ब्रेक असिस्ट में क्या होता है, अगर मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो लगाते लगाते ही गाड़ी समझ लेगी कि मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है और वो पूरी ताकत ब्रेक्स में दे देगी. दैट इज कॉल्ड ब्रेक असिस्ट. कि आपके पूरी ब्रेक जैसे आपने लगाई उससे माइक्रो सेकंड में भी पहले गाड़ी को पता चल गया कि इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई है, पैनिक ब्रेकिंग की गई है और पूरी ताकत गाड़ी को ब्रेकिंग की दे दी जाए ताकि आपका मिसहैप होने से आप बच सकें. तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं उसमें बहुत हेल्पफुल. उसके टॉप वेरिएंट में तो अगर मैं जाऊंगा तो हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, बट देखिए उसके फिर 3-4 लाख एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे. तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. और व्यूअर्स, जैसे चलो ये तो तारीफें तो होगी बहुत सारी, शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं ये भी क्वेश्चन आया है कि टियागो EV अगर हम लेते हैं तो कुछ कमियां तो होंगी ना इसमें, बिकॉज इवेंचुअली 11 लाख में तो ब्रांड सब कुछ नहीं दे सकता. देखिए, एक तो 11 लाख में ये फैब्रिक सीट्स हैं जो उतनी अप मार्केट नहीं लगती जितनी लेदरेट सीट्स लगती हैं. हालांकि मैं ये कंप्लेंट नहीं कर रहा कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हों, क्योंकि 11 लाख 11.5 लाख में ऑब्वियसली फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी. कमियां जो मुझे लगती है, एक तो इसकी ये रूफ काफ़ी टाइनी है. ये देखिए कैसी आवाज़ आती है, ये देखिए जैसे हॉलो हो. इस फैब्रिक के बाद ऐसा लगता है कि कोई पैडिंग वगैरह नहीं है और सीधा ये देखिए. तो ये थोड़ी सी एक चीप फीलिंग इसमें आती है. दूसरा, एक अर्गोनॉमिक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा लेफ्ट लेन में हो जाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट ड्राइविंग फास्ट, तो ये मैं लेफ्ट लेन में हो गया. ये जो IRVM है, पहली बात तो ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअल है डिमिंग. तो इसको जब आप सपोज कीजिए मैं ऐसे सेट करता हूँ कि पूरा ये जब ग्लास आता है ना पूरा, तो ये एरिया को ऐसे कवर करता है जैसे बहुत दूर तक आप नहीं दे सकते. तो इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर को करना पड़ेगा जिसमें ये फिर रूफ को भी इस एरिया में ले रहा है, बट देन ओनली आई एम एबल टू सी पूरा दूर तक. तो एक तो ये मैंने नोटिस किया है. तीसरा मैंने नोटिस किया है कि जो इसकी ये स्क्रीन है, जो कि स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है, जैसे अभी डे टाइम है तो आइकन्स आर क्वाइट विजिबल, ठीक है, उसमें मुझे कोई कमी पेशी नहीं. बट मुझे इसकी सेटिंग्स वो वाली नहीं मिली कि रात को मैं इसको डिम कर सकूं. जिससे होता क्या है कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं तो अगर आपने ब्लैक स्क्रीन नहीं की हुई, अगर ये देखिए जो उसके ब्लैक रहती है बैकग्राउंड, वो नहीं है, अगर एप्पल कारप्ले चल रहा है जिसमें वाइट रहती है बैकग्राउंड, तो वो आपकी आंखों को चुभता है. तो मे भी अगर इसमें सेटिंग हो तो फिर ये शॉर्ट कमिंग नहीं है, बट अभी के लिए ये शॉर्ट कमिंग है, ठीक है. इसके अलावा व्यूअर्स, जो बहुत बड़ी कमी रह गई है गाड़ी में, जो मैंने मैनेजमेंट के साथ जब मुलाकात की मैंने भारत मोबिलिटी प्रोग्राम में, उसमें मैंने इनसे पूछा कि आपने 6 एयरबैग्स वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो कि बहुत ही बड़ा मिस है. आज की डेट में इस गाड़ी की प्राइसिंग अगर 50-60,000 कम हो और इसमें 6 एयरबैग्स हों तो इससे अच्छी ना केवल EV बट अदरवाइज भी कोई गाड़ी नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है. तो एक बहुत बड़ी ये कमी 6 एयरबैग्स ना देना टाटा टियागो में 2025 में विद फेसलिफ्ट, ये एक बड़ी कमी रह गई है. तो इसको टाटा को मुझे लगता है इसी साल या अगले साल अगर इसकी नई जेन आती है या कुछ और फेसलिफ्ट वगैरह जो कि अनलाइकली है, या 6 एयरबैग्स बीच में ही आप कर दीजिए, बट वो आप कर दीजिए बिकॉज लोगों को पता चल गया है अभी 6 एयरबैग्स के बारे में, वो आप क्वेश्चन को डक नहीं कर पाएंगे. और कुछ छोटी मोटी कमियां, जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, जैसे अभी मैं धूप में चला रहा हूँ, तो ये जो इसका रोटरी गियर नॉब है जिसमें NDSR, ठीक है, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड और रिवर्स, ये आपको मुझे ऐसे थोड़ा सा इसको हाथ अपना आसपास रख के देखना होता है कि कौन से मोड में हो आप. हालांकि इतने दिन मैं इसको चला रहा हूँ, अभी 20-25 दिन हो गए, तो अभी फिर मैं स्क्रीन में ही इसका ये जो है देख लेता हूँ कि D में है कि N में, बट ये फिर इसका ज़्यादा पर्पज़ रहता नहीं है. कुछ मुझे लगता है कि एक छोटा सा कुछ जो रोटरी है उसमें एक छोटा सा एरो होना चाहिए, वो भी बैकलिट चाहे ना हो कोई बात नहीं, बट D में हो आप N में हो, वो फिर आपको दिख जाएगा कि एरो कहाँ पे है इंस्टेड ऑफ दिस लाइट जो कि ज़्यादा विजिबल नहीं है. और अगला कुछ और छोटी मोटी कमियाँ,
मैं बार बार कहता हूँ कि टाटा जो कि थोड़ा सा गिमिकी फीचर्स अभी देना शुरू हो गया है काफ़ी सालों से, एम्बियंट लाइटिंग और सनरूफ एंड सो मैनी थिंग्स, जो ये बटन्स रहते हैं आपके पावर विंडोज़ के, इसको आप सभी को बैकलिट रखिए। ये चीज़ें आप प्लीज़ थोड़ा सा नॉर्म बना लीजिए कि ये जो बटन्स हैं ये बैकलिट हों। और अगला व्यूअर्स, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे जो एक रीडिंग लैंप होना चाहिए वो नहीं है, वो सेंटर में दिया गया है। और ये भी देखिए जब आप दबाते हैं तो काफ़ी टाइनी फील आती है, जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि मेटल वाली फील जो है ना, ये देखिए ऊपर, तो वो थोड़ी सी एक हल्की सी चीप फीलिंग आती है। तो यहाँ पे तो आपके ड्राइवर के पास तो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि पीछे वाली चाहे एलईडी लाइट है बट इवन देन वो पर्पस जो है वो ज़्यादा सॉल्व नहीं करती। और पीछे मैं ये कंप्लेंट नहीं करूँगा क्योंकि कैबिन छोटा है कि एसी वेंट्स नहीं दिए गए। एसी वेंट्स लेकिन आप दे देते टॉप वेरिएंट में, क्योंकि आपने 10 लाख का बैरियर ब्रीच कर दिया है तो अच्छा रहता है। एक उससे फैमिली जब एक गाड़ी लेने जाती है तो उससे थोड़ा सा रोक पड़ता है। कई बार कुछ चीज़ें डील ब्रेकर बन जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ कुछ डील ब्रेकर बन जाए, तो आप दे देते अच्छा होता। बट मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी, मैंने कंप्लेंट करनी है कि एक तो पीछे जो ये जो सीट्स हैं इसमें पॉकेट्स नहीं है, पॉकेट्स होनी चाहिए। आजकल देखिए कुछ फ़ोन या बॉटल छोटी मोटी वो चीज़ें, ये एक चीज़ है। दूसरा, पीछे जो हेडरेस्ट्स हैं वो 2 हैं पहली बात, और दोनों इंटीग्रेटेड हैं, वो भी कोई एडजस्टेबल नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेटेड ही देने हैं तो आप 3 दे दीजिए। पीछे वो भी नहीं है आपका आर्म रेस्ट भी, ठीक है, आर्म रेस्ट वैसे आगे भी नहीं है। व्यूअर्स, एक तो देखिए इसके टॉप वेरिएंट में भी अलॉय व्हील्स नहीं आते, तो अलॉय व्हील्स मिसिंग हैं। टॉप वेरिएंट में आपके 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं हैं, ठीक है। तो वो प्राइसिंग जब बढ़ जाती है तो कुछ चीज़ें फिर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। हालांकि इसके जो व्हील कवर्स हैं दे लुक नाइस, बट इवन देन अलॉय व्हील्स अगर होते तो एक अलग ही फील होती, एक टॉप वेरिएंट वाली अच्छी फील आती। तो जो प्राइस बैरियर मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिर आप अगर यही किट आपने रखनी है ऐसे कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो 9.99 लाख का बैरियर आप ब्रीच मत कीजिए, फिर इसको आप फिर 9.99 लाख में लॉन्च करते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिर होता क्या है कि कंपैरिजन जब आइस कार के साथ होगा, जिसमें फिर आपकी नेक्सॉन ही अगर ओपन हो जाएंगी ऑप्शंस आइस वाली, तो फिर कस्टमर को आपके सेल्समैन के द्वारा गाड़ी बेचना मुश्किल होगा ऐसे छोटे छोटे फीचर्स की कटौती के बाद। और चलाते समय गाड़ी की अगर अपनी सीट बेल्ट्स नहीं लगाई सारी, अगर कोई बैठा भी नहीं हुआ पीछे सीट्स पे, क्योंकि उस सीट्स में लोड सेंसर नहीं है, तो गाड़ी बीप करती है और वो बहुत लाउड बीप करती है। मुझे इनकी पंच में और नेक्सॉन में तो इसकी सेटिंग बहुत जल्दी मिल गई थी, इवन कर्व में भी, बट इसमें मुझे सेटिंग वो मिल नहीं रही है कि मैं वॉल्यूम कम कर दूँ। तो देखिए मेरे बच्चे छोटे हैं, कई बार सोए होते हैं, मैंने गोदी में उठाए होते हैं। ये मेरे साथ में है अभी जॉर्डन इधर दिखा दे, ये देख, ठीक है। तो कई बार बच्चे साथ में होते हैं, सो रहे होते हैं, और जैसे ही आप गाड़ी चलानी शुरू करते हो, पीछे वाली बेल्ट नहीं लगी होती, तो वो काफ़ी लाउडली बीप करना शुरू करता है। तो ये देखिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैरियर आपने 10 लाख वाला तोड़ दिया है, तो थोड़ी बहुत फिर कस्टमर कंप्लेंट करेगा। व्यूअर्स, अगला क्वेश्चन है चार्जिंग टाइम घर पे कितना और बाहर कितना। देखिए, घर में मैंने 7.2 kW वाला फास्ट चार्जर नहीं लगवाया, क्योंकि जब मैं कार लूँगा तो मैं वही लगवाऊँगा। मैं सिंपल जो आपका पावर सॉकेट रहती है वो 3.3 kW के साथ चार्ज करती है गाड़ी, और बैटरी इसकी है 24 kWh की, किलोवाट आवर की। तो इवन देन मैं जब 20% रहने के बाद चार्ज करता हूँ इसको, तो 7-8 घंटों में ये गाड़ी चार्ज होती है। एंड एक बार मतलब पंजाबी कहते हैं झाका खोलने ली, मेरी एक हेजिटेशन थी कि बाहर चार्ज करने, मैंने कभी की नहीं हुई थी। तो एक बार अभी मैं बाहर जा रहा था तो मैंने स्टैटिक के चार्जर के साथ इसको चार्ज किया, और वहाँ पे तो बहुत तेज़ी के साथ जो है मैं बोलूँगा कि आई जस्ट ऑर्डर्ड माई पिज़्ज़ा एंड आई थॉट कि आराम से गाड़ी चार्ज होगी। बट बाय द टाइम पिज़्ज़ा केम, तो तब तक तो मेरी जो गाड़ी थी, जितना मैंने वहाँ पे बोला कि मेरी गाड़ी को आप 25% से लेके 90% तक चार्ज कर दीजिए, वो तो बहुत ही जल्दी उसने कर दी, बिकॉज वो डीसी चार्जर था 50 kW का आई बिलीव। और लेकिन इसको जो वो मिल रही थी चार्जिंग, वो मिल रही थी 17-18 kW की। हो सकता है कि ये 25 तक वैसे ब्रांड बोलता है, सपोर्ट करता है। तो तब भी इन नो टाइम, इन जस्ट आई बिलीव 20-25-30 मिनट में वो गाड़ी 90% मेरी आराम से चार्ज होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% भी होती तो 100% चार्ज करने में भी मुझे कुछ 40-45 मिनट लगते, विच इज़ रियली गुड। और स्टैटिक का बेसिकली ऐप वॉज ईजी टू यूज़, ये कोई पेड नहीं है। मैंने देखिए अगर चार्ज ही एक बार किया तो एक बार चार्ज करने में कौन सा मुझे स्टैटिक पैसे दे देगा, और बट इट वॉज ईजी टू यूज़। उसमें वो था कि आपने कितनी चार्ज करनी है या तो आप वो बता दीजिए, कितनी देर के लिए चार्ज करनी है या आप वो बता दीजिए। तो मुझे सबसे ईजी यही लगा कि मैं कह देता हूँ कि 90% तक चार्ज कर दो। पैसे आपको पहले से ही डाल के रखने होते हैं, UPI के साथ आप डाल सकते हो। तो इट वॉज़ वेरी ईजी। मेरे 350 रुपये लगे
और 23-24% थी मेरी बैटरी और 90% तक मैंने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली इन नो टाइम एंड देन वो फिर कार कुछ घर के काम थे फिर मैंने आराम से किए। और घर में जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बड़ा चार्जर इसका जो है होम चार्जर 7.2 kWh लगवा लोगे तो वो फिर 4 घंटे से भी कम में पूरी गाड़ी आपकी चार्ज कर देगा। तो अगर मैं ऐसी गाड़ी लिटरली कल को लेता हूँ या पंच लेता हूँ तो 25 kWh पैक थोड़ा छोटा है बट शहर के लिए ये पैक परफेक्ट है। जल्दी चार्ज होती है गाड़ी और जल्दी आप इन चीज़ों से फ्री हो जाते हो। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इवन विद द DC चार्जर एंड बड़ा चार्जर जो 7.2 kWh का है। जो अगला है चार्जिंग कॉस्ट एट होम एंड आउटसाइड। स्टैटिक का तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको एक यूनिट जो है वो 18-19 रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा बाहर अगर आप चार्ज करवाते हो। तो जैसे मेरी 25 kWh की गाड़ी है तो पूरी चार्ज अगर मैं बाहर करता हूँ तो वो मुझे फिर हो सकता है 450 या 500 रुपये तक चार्ज करे। बट ये डिफरेंट चार्जिंग ब्रांड्स जो हैं उनकी अलग अलग कॉस्ट रहती है। एवरेज कॉस्ट आप मान के चलिए 16 रुपये के आसपास जो है वो होनी चाहिए। बट घर में बहुत मज़ेदार काम है। पंजाब में जैसे यूनिट की कॉस्ट 9-10 रुपये है और मेरा बिल आता है, आप ये मत सोचिए मेरा बिल नहीं आता, मेरा अच्छा खासा मोटा बिल आता है हर महीने। तो जब मैं इसको घर पे चार्ज करता हूँ तो ये अगर मैं वेस्टेज को साथ में मान लूँ पूरे चार्ज करने में तो 26-27 यूनिट कुछ लगेंगे, जिसका मतलब हुआ कि 270 रुपये में पूरी गाड़ी अपनी चार्ज कर लूँगा और चलेगी मेरी कार उसमें 170, 180, 190 किलोमीटर्स। तो आप मान के चलिए कि 2 रुपये से कम जो कॉस्ट है आपको गाड़ी की पड़ेगी, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड बिकॉज अभी मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। रीजन का मैं स्मार्टली इस्तेमाल करना जान गया हूँ। थ्रॉटल इनपुट मेरी अच्छी रहती है। आई कीप अ कीन आई कि मेरी जब थ्रॉटल इनपुट है तो वो कितनी बढ़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई हाइपर मिलिंग कर रहा हूँ या मैं रेंज का सोच के गाड़ी चला रहा हूँ। ये जस्ट एक कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं। ये चीज़ मैं टर्बो में भी फॉलो करता हूँ अपनी गाड़ियों में, टर्बो इंजन जिनमें है कि फ्यूल एफिशिएंसी ठीक रहे। मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सेलरेटिंग लाइक दिस, देयर इज़ नो पॉइंट बट मज़ा तो आता है। देखिए तो 2 रुपये से कम काफ़ी, मतलब 1.5 रुपये के आसपास ही रह गया देखा जाए अगर आपकी गाड़ी 170 किलोमीटर के ऊपर चलती है तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में प्राइसेस कितने हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मुझे पर किलोमीटर ये गाड़ी 1.5 रुपया पड़ रही है और 1000 किलोमीटर जैसे मैं चला चुका हूँ तो काफ़ी पैसे में मुझे लगता है कि मैं अपने टाटा टिएगो जब से मेरे पास आई है मैं बचा चुका। व्यूअर्स अगला है परफॉर्मेंस इन द सिटी एंड हाईवे। परफॉर्मेंस की बात देखिए मैंने शुरू में ही कर दी थी। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है डिस्पाइट हैविंग 2 ड्रम ब्रेक्स। नोज डाइव कम है एज़ कम्पेयर टू पंच एंड नेक्सॉन क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। और परफॉर्मेंस मैंने इसकी बात कर दी है, मैं बार बार नहीं करना चाहता। बट स्टीयरिंग इज़ ओवरली लाइट और 80 के अबव जाके भी ये अपने आप को थोड़ा सा वे अप नहीं करता, मुझे तो ऐसे फील नहीं होता। तो आई ऑलवेज होल्ड स्टीयरिंग टाइटली एंड मुझे ये भी एहसास हुआ है कि स्पोर्ट्स मोड चाहे इसमें है बट आफ्टर 80 ये आप कह सकते हैं कि वो गाड़ी फिर कंपैरिजन हो जाता है कि जो मैं यूरोपियन गाड़ियाँ चला रहा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ये काफ़ी सस्ती गाड़ी भी है बट 80 के ऊपर थोड़ी सी गाड़ी लगता है कि जैसे फ्लोट कर रही है, उतनी स्टेबल मुझे नहीं लगी। एंड इसमें देखिए पंच के नंबर ज़्यादा थे, इसमें नेक्सॉन ईवी तो ऑब्वियसली और ज़्यादा नंबर हैं उसके। तो हाईवे पे 80 के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान से चलाना होगा। यस स्पोर्ट्स मोड है, कोई ओवरटेक्स आप कर सकते हो, स्पीड है बट जो स्टीयरिंग की फीडबैक होनी चाहिए थोड़ा सा इसको हार्ड होना चाहिए, थोड़ा सा वे अप करना चाहिए, वो नहीं होता। फिर वो भी फीलिंग आती है कि छोटी गाड़ी है ब्रेकिंग कैसे होगी। तो इट इज़ समथिंग वेरी मच टेलर्ड फॉर सिटी यूज़ एंड मॉडरेट हाईवे यूज़ जिसमें 80-90 के ऊपर फिर आप वो नहीं है कि 140 पे चला रहे हो, वो चीज़ मैं कम से कम इस गाड़ी में आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बट अदरवाइज एनीथिंग अराउंड 80-90 टिल 80-90 40 के ऊपर जब आप ओवरटेक करते हो 2 ट्रक्स को या एकदम से मैं देता हूँ ये 50 से, तो ये देखिए क्या इसमें क्या स्पीड है, ठीक है। तो 90 तक 80-90 तक इट्स परफेक्ट। उसके ऊपर फिर अपनी जो ये गाड़ी एक छोटी गाड़ी है और ये बॉर्न ईवी भी नहीं है और इसमें 4 डिस्क ब्रेक्स भी नहीं है, तो फिर वो कमियाँ धीरे धीरे इसकी दिखनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि सस्पेंशन भी थोड़ी सी ऑन द सॉफ्टर साइड है, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए होती है 90 के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस शायद आपको इसमें उतना ना मिले। व्यूअर्स अगला है प्राइमरी कार की सेकेंडरी कार। देखिए क्योंकि इसके LR वेरिएंट लॉन्ग रेंज वेरिएंट में भी 25 kWh की बैटरी है, तो मैं तो इसको एज अ सेकेंडरी कार ही देखता हूँ। प्राइमरी सिर्फ उनके लिए जिनका दायरा आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में आपने चलानी है गाड़ी, आना जाना कर रहे हैं और घर में पार्किंग है, आराम से लगा के आप चार्ज अपना कर सकते हो, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो
तो ही प्राइमरी कार आपको ये लेनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे जैसे बंदे को इट्स अ परफेक्ट सेकंड और थर्ड कार। मेरे पास आइस गाड़ी है, मैंने पंजाब से बाहर जाना है तो आई नो कि आइस कार के साथ ही मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ, बट पंजाब के बीच बीच मैं अपना जो ट्रिप है वो प्लान करके जाऊँगा कि कहाँ पे चार्जर है। अगर वो चार्जर दोनों बिज़ी होंगे तो फिर मैं कहाँ पे चार्ज करूँगा, तो वो प्लानिंग के साथ मुझे जाना होगा। तो एज अ सेकेंडरी कार ही मैं देखता हूँ। बट सेकेंडरी का मतलब ये है कि दूसरी बार आपने ली बट चलाओगे इसी को आप ज़्यादा, क्योंकि जहाँ आपको लगेगा कि मैं ईवी लेके जा सकता हूँ आप ईवी ही लेके जाओगे। आइस कार आपकी सेकेंडरी बन जाएगी। ये सर गीकी रंजीत सर ने भी अपने एक ट्वीट में लिखा हुआ था कि चाहे उनके पास XUV 700 है बट वो नेक्सॉन ईवी को ही ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि 700 जब लंबे ट्रिप उन्होंने करने होते हैं तब वो निकालते हैं। तो फिर प्राइमरी कार तो उनकी ईवी हुई ना। तो ऐसे ही सेकेंडरी कहने क्यों है, क्योंकि आपने पहले आइस ली और फिर आपने ईवी ली, बट चलाओगे आप इसी को ज़्यादा। जब से मेरे पास ये आई है, आपने देखा होगा ट्विटर पे मैंने कोई भी T-Roc की या स्लाविया की पिक्स नहीं डाली, क्योंकि मैं इसी को चला रहा हूँ। चार्ज किया, चलाया, तो अ परफेक्ट सेकेंडरी कार। बट यस, प्राइमरी कार अगर आपने ईवी ही लेनी है तो बेहतर होगा कि आप फिर पंच EV 35 जैसी चीज़ ले लें, या फिर क्रिएटिव वेरिएंट नेक्सॉन 45 विच इज़ सुपर्ब वैल्यू फॉर मनी, 350 किलोमीटर्स की रियल टाइम रेंज। तो वो फिर ऑब्वियसली आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है, आपको ऐप्स जो हैं कितने अच्छे से यूज़ करनी आती हैं उस पर डिपेंड करता है, ताकि आप अपना रास्ते में कोई भी खज्जल खुआरी ना हो। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर रूट्स। बट इसको मैं एज अ परफेक्ट सिटी कार एंड सेकेंडरी कार देखता हूँ। सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये आया है कि टर्बो ऑटोमेटिक लेनी चाहिए काइलैक जैसी या 3XO जैसी विद GDI या दिस वन। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि परफॉर्मेंस का तो EVs का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत मज़ा आता है। एक बार फिर से थ्रॉटल करते हैं, एक बार S मोड में डाल के दिखा देता हूँ। ये S मोड में डाला और ये गाड़ी रेड लाइन हो गई, 80 हो गया, ये हो गया अभी 90 एंड 100। अभी कर देते हैं इसको वापस D मोड में। यार दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन और इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर मेरे पास ये है कि EV अगर आपने प्राइमरी लेनी है तो ठीक है, नेक्सॉन क्रिएटिव जैसी मैं ज़रूर कह सकता हूँ 45 kWh वाली। बट एक ही कार रखनी है एज अ फैमिली कार, लंबे ट्रिप्स पे जाते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी का ज़्यादा मसला नहीं है, तो फिर देखिए वो थोड़ी एज रहती है। जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी चलती आ रही है, तो वो एडवांटेज हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टाटा ने भी फिर आइस बनाने बंद कर देना था, है ना। तो ये एक लंबी डिबेट है, बट इन दोनों में देखिए अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी खासियत है। टर्बो ऑटोमेटिक की कमियां ये हैं कि शहर में उसकी फ्यूल एफिशिएंसी सिंगल डिजिट्स रह जाती है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। वो उनके फ्यूल इंजेक्टर्स की दिक्कत आ जाती है, अगर आप गंदी जगह से या थोड़ा इन्फीरियर पेट्रोल जो है डलवा लें 3-4 बार, तो वो अलग ही मसले हो जाते हैं टर्बो इंजन्स के, ठीक है। और रख रखाव 4-5वें साल जाके ज़्यादा हो जाएगा। तो मेंटेनेंस का देखिए फिर वही है कि एटलीस्ट 8 साल की वारंटी आपको ब्रांड दे रहा है, राइट। तो इसी के साथ मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि बैटरी लाइफ क्या है इसकी और क्या कॉस्ट रहेगी। देखिए, कॉस्ट वाला क्वेश्चन आप शोरूम वालों से पूछते रहिए, ताकि उनको ये पता चले कि यार इसका हम जवाब अच्छे से नहीं दे पा रहे। इसका मेरे पास ये जवाब नहीं है कि इसकी कॉस्ट क्या रहेगी जब आपको बैटरी पैक डलवाना होगा। बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब 8 साल की वारंटी बैटरी पे है या 1,60,000 किलोमीटर, जिसका मतलब उसके दौरान कुछ भी अगर आपकी बैटरी को होता है तो यू आर कवर्ड, आपकी बैटरी को रिप्लेस किया जाएगा या सेल्स को रिप्लेस किया जाएगा। बट जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आप अगर LFP बैटरी जैसे है ये वाली, तो LFP बैटरी को अगर आप अच्छे से प्रॉपरली इसके साइकिल्स को यूज़ करते हैं, जो कि 2500 से 3000 साइकिल्स हैं इसके, और ये साइकिल्स वाली चीज़ मैं अपने लैपटॉप और फ़ोन्स में भी बहुत स्मार्टली यूज़ करता हूँ। पूरी बैटरी को कम होने दीजिए, 100% चार्ज कीजिए 100% घर में, और कम होने दीजिए 20% तक आने दीजिए, फिर चार्ज कीजिए, राइट। DC चार्जर जब ज़रूरत है तभी बाहर चार्जिंग करें। तो ये कुछ चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तो बहुत ईजीली आप 3000 साइकिल्स के साथ ऐसी कार को 3.5-4 लाख किलोमीटर तक स्क्वीज़ इसकी बैटरी को आप कर सकते हो। और हर साल ड्रॉप कितनी होती है इसकी बैटरी, वो है 2 से 3%। और ये मेरे जो वॉल क्लब वेबसाइट है उस पर जो रिव्यूज़ आए हैं, मैंने उसी से ये इन्फॉर्मेशन ली है कि हर साल आपकी जो रेंज है वो 2-3% कम होगी, इसकी एक एफिशिएंसी कम होगी, जैसे हम अपने फ़ोन्स की बैटरी के साथ भी देखते हैं। तो इसीलिए ब्रांड ने बहुत स्मार्टली आपको 8 साल कवरेज दी है, 1,60,000 किलोमीटर।
इसका मतलब ये नहीं है कि 1,60,000 किलोमीटर ही चलेगी। ब्रांड को भी मालूम है कि चार्जिंग मोस्टली आप घर पे ही करोगे तो ये 3-3.5 लाख तक कोई दिक्कत आने नहीं वाली, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ एज पर द ओनरशिप रिव्यूज़, जिसमें 1-1 लाख किलोमीटर के ऊपर भी लोगों ने गाड़ियाँ जो हैं अपनी ईवीज़ चला दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। बट इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? ये बोला जाता है कि बैटरी सेल्स जो हैं जो डेड हो जाएंगे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, बट मेरे पास इसकी कोई केस स्टडी नहीं है, तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। बट आप एज अ कस्टमर ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहिए ताकि जो ब्रांड्स ईवी बना रहे हैं उनको पता हो कि कस्टमर के क्या डाउट हैं और उसका क्लियर कट आंसर हमें देना है, क्योंकि गाड़ियाँ बना रहे हो आप, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट अगर एक एंड कस्टमर के कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, अगर वो डील ब्रेकर चीज़ बन जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ब्रांड, नॉट फॉर द टेक्नोलॉजी, नॉट फॉर द कस्टमर। तो व्यूअर्स, यही थे कुछ क्वेश्चंस। विजिट कर लीजिए volclub.com, जिसमें 100+ ईवी रिव्यूज़ हैं और आइस के रिव्यूज़ जो हैं वो 500+ हैं। डू रीड देम। उस पर PDI की न्यू कार इंक्वायरी की भी मैंने ऑप्शन वहाँ पे दी हुई है, फॉर्म फिल कीजिए और अपना जो सर्विसेज हैं उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, फॉलो मी ऑन ट्विटर, follow me on Instagram, subscribe the channel, and thank you so much for your support.